नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश से अब एक बड़ी खबर आ रही है, जहां ठाकुरों के बाद अब ब्राह्मण विधायकों ने एक कुटुंब बनाया है। बंद कमरे में एक साथ 50 विधायक बैठे हैं। इस बैठक का नेतृत्व पूर्वांचल के 2 भाजपा नेताओं ने किया। उत्तर प्रदेश में अभी विधानमंडल का सत्र चल रहा है और शीतकालीन सत्र के दौरान इस तरीके से एकाएक ब्राह्मण विधायकों का इकट्ठा होना, क्या भारतीय जनता पार्टी और सरकार के कामकाज से नाखुश हो रहे हैं? ये जहां लोगों का भरोसा था कि किसी ब्राह्मण को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया नहीं गया। मौजूदा डिप्टी सीएम, चाहे वो ब्रजेश पाठक हो या फिर कोई और ब्राह्मण मंत्री हो, किसी की भी कुछ चलती नहीं है। अन्य कई सबकी जो स्थितियां हैं वो ठीक नहीं है। यानी मंगलवार की शाम कुशीनगर के भाजपा विधायक पीएन पाठक यानी पंचानंद पाठक के लखनऊ आवास पर बैठक हुई। इसमें पूर्वांचल और बुंदेलखंड के 45 से 50 ब्राह्मण विधायक शामिल हुए। बैठक में पत्रकार से विधायक बने डॉक्टर सलभमणि त्रिपाठी भी बैठक में पहुंचे। सबके फोटो दिखाएंगे, सब कोई भी चीज आपको हवा में नहीं बताएंगे, तथ्यों और सबूतों पर बताएंगे, मनगढ़ंत खबर नहीं दिखाएंगे। सबसे पहले ये फोटो आपके समक्ष है उन विधायकों का। ये विधायक बैठे हैं, एक बंद कमरे में बैठे हैं। धीरे धीरे विधायक आते गए, मिलते गए, अपनी बातें कहते गए और ये सामने स्क्रीन पर आपके खबर भी है। यूपी में ठाकुरों के बाद ब्राह्मण विधायकों ने कुटुंब की तैयारी की। अब ये कौन है कुटुंब वाले? बंद कमरे में 50 एमएलए एक साथ बैठे हैं। अब ये खबर सबको हैरान कर रही है। बैठक में अंकुर राज तिवारी खलीलाबाद विधायक, उमेश द्विवेदी एमएलसी, रत्नाकर मिश्रा मिर्जापुर विधायक, राकेश गोस्वामी महोबा विधायक, पीएन पाठक कुशीनगर विधायक, प्रकाश द्विवेदी बांदा विधायक, काशीनाथ शुक्ला बलरामपुर विधायक, प्रकाश द्विवेदी वो हैं जिनकी एसडीएम से विवाद हुआ। अंकुर तिवारी ने तो खुलकर कह दिया खलीलाबाद ने कि हम किसी की बात सुनने और मानने को राजी नहीं है। सलभमणि त्रिपाठी देवरिया सामने बैठे हुए हैं, विनय द्विवेदी मेहनौन विधायक बैठे हुए हैं। ये सभी विधायक अलग अलग पहुंचे और इन सबसे बातचीत हुई है। क्या हुआ है ये इस पूरी खबर में हम आपको बताएंगे। क्यों इकट्ठे हुए, क्या हुआ। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में कहा गया कि अलग अलग जाति के खांचों में कई जातियां तो पावरफुल होती चली गई, लेकिन ब्राह्मण अब पिछड़ चुके हैं। जाति की राजनीति में ब्राह्मणों की आवाज दबती जा रही है, उन्हें अनसुना कर दिया गया है। ब्राह्मणों के मुद्दों को उठाने, जोर शोर से उठाने के लिए यह जुटान हुआ है। ब्राह्मण विधायकों ने इसे सहभोज का नाम दिया। यूपी विधानसभा में इस समय 52 ब्राह्मण विधायक हैं। इनमें से 46 भाजपा के हैं और 6 अन्य दलों के हैं। विधानमंडल के मानसून सत्र में ठाकुर समाज के विधायकों ने कुटुंब परिवार के नाम पर बैठक कर तेवर दिखाए थे। अब ब्राह्मण विधायकों की बैठक ने भाजपा और योगी सरकार की चुनौतियां बढ़ा दी हैं। बैठक में सीएम योगी के पूर्व मीडिया सलाहकार एवं देवरिया विधायक डॉक्टर सलभमणि त्रिपाठी, पीएम नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव रहे नृपेंद्र मिश्रा के बेटे और एमएलसी साकेत मिश्रा, नौतनवा विधायक ऋषि त्रिपाठी, तरबगंज से विधायक प्रेम नारायण पांडे, मिर्जापुर से विधायक रत्नाकर मिश्रा, बांदा विधायक प्रकाश द्विवेदी, बदलापुर से भाजपा विधायक रमेश मिश्रा, जिन्होंने कहा था कि भाजपा अगर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव में जाएगी तो 50 सीट भी नहीं पाएगी, वो भी थे। खलीलाबाद से विधायक अंकुर राज तिवारी और मेहनौन से भाजपा के विनय द्विवेदी समेत अन्य विधायक शामिल हुए। दरअसल भाजपा के ब्राह्मण नेता सुनील भराला भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। उनके पास पर्याप्त संख्या में ब्राह्मण और अन्य जातियों के प्रस्तावक भी थे। जानकारों का मानना है कि भराला ने ब्राह्मण समाज को मौका नहीं मिलने से नाराज होने के बाद ही नामांकन दाखिल करने का निर्णय किया था। पार्टी के कई ब्राह्मण नेताओं ने उन्हें समर्थन भी दिया था।
लेकिन ऐन वक्त पर पार्टी नेतृत्व के दखल के कारण उनको नामांकन दाखिल नहीं करने दिया। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं ब्राह्मणों में भाजपा से नाराजगी और असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। ब्राह्मण समाज भाजपा का परंपरागत वोट बैंक रहा है। जब यूपी में भाजपा तीसरे चौथे नंबर की पार्टी थी तब भी समाज का अधिकांश वोट भाजपा को मिलता था, लेकिन बीते कुछ वर्षों से समाज उपेक्षित महसूस कर रहा है। समाज के विधायक भी संगठन और सरकार में उनकी सुनवाई नहीं होने की शिकायतें करते रहते हैं, और इसका सबसे ज्यादा मुखर तब हुआ जब ब्राह्मणों में इटावा कथावाचक चोटी कांड के बाद गुस्सा और बढ़ा। सूबे में ब्राह्मण बनाम यादव संघर्ष ने जोर पकड़ा तो कोई ब्राह्मण नेता वहां नहीं पहुंचा, जबकि अखिलेश यादव ने कथावाचक और उनके सहयोगी को लखनऊ बुलाकर सम्मानित किया। सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ कैंपेनिंग भी हुई। ब्राह्मण एकता के नाम पर फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट लिखी गई जिसमें कहा गया कि यूपी के 51 ब्राह्मण विधायकों पर थू है। कोई भी विधायक इटावा में ब्राह्मण समाज के लिए खड़ा नहीं हुआ। वहीं परशुराम सेना संघ ने आरोप लगाया कि ब्राह्मणों को सभी पार्टियों ने कमजोर करने में जुटी हुई हैं। दरअसल ब्राह्मणों का हर जिले में एक बड़ा वोट बैंक है, जिनमें पूर्वांचल में फैजाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, गाजीपुर, महाराजगंज, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, जौनपुर ऐसे जिले हैं जो ब्राह्मण वोट बैंक का गढ़ माने जा रहे हैं। मध्य यूपी में कानपुर, रायबरेली, फर्रुखाबाद, कन्नौज, उन्नाव, लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, हरदोई, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अमेठी आदि जिले भी इसी वोट बैंक का गढ़ है। वहीं बुंदेलखंड में हमीरपुर, हरदोई, जालौन, झांसी, चित्रकूट, ललितपुर, बांदा ये इलाके ब्राह्मण वोटर्स का केंद्र है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि ब्राह्मण वोटर्स की लगभग 30 जिलों में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर हम एक जिले की औसतन 5 विधानसभा मान लें तो इनकी संख्या 150 तक पहुंच जाती है। लिहाजा ब्राह्मण अगर नाराज हुए तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। और ये जुटान ये कह रहा है कि हमारी बात सुनिए, आपने ना तो हमें प्रदेश अध्यक्ष बनाया, ना आप हमारे लोगों की बात सुनने दे रहे हैं। हमारा समाज तिरस्कृत महसूस कर रहा है। और योगी आदित्यनाथ का वैसे भी यह मानना है कि योगी बनाम ब्राह्मण पूर्वांचल में मामला फंसा पड़ा है। ऐसे में अगर योगी आदित्यनाथ के हाथ में कमान रहती है तो इस जुटान के बाद यह तय हो जाएगा कि ब्राह्मण भाजपा के प्रति उतना फेवरेबल नहीं रहेगा जितना कोई अन्य मुख्यमंत्री अगर परिवर्तित होता है तो रहेगा। और अगर ब्राह्मण नाराज होता है भाजपा से तो भाजपा का आंकड़ा फिर 100 के आसपास ही सिमट जाएगा, क्योंकि 150 सीटों पर ब्राह्मण किस्मत तय करता है जीते हुए विधायकों की। 2022 के यूपी चुनाव में 89 यानी 90% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिए थे। ब्राह्मण सियासत के जानकार कहते हैं कि ब्राह्मण वोकल होता है और अपने आसपास के 10 वोटरों को भी प्रभावित कर लेता है। इसीलिए सभी पार्टियां ब्राह्मण की ताकत को समझती हैं। भले ही ब्राह्मणों की संख्या यूपी में 11-12% हो, लेकिन दमदारी से अपनी बात रखने की वजह से वह जहां भी रहे हैं प्रभावशाली रहते हैं। यही वजह है कि आजादी के बाद 1989 तक उत्तर प्रदेश को 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री मिले, लेकिन 89 के बाद अगर हम उधर बात करें तो वो सालें बनती है 39, और अगर 89 के इधर बात करें तो सालें बनती है 36। 89 तक 6 ब्राह्मण और 39 साल में और 36 साल में एक भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं बन पाया। कई बार ये लगा प्रदेश में कलराज मिश्रा मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन हर बार उन्हें कैबिनेट मंत्रालय का पद देकर ही उन्हें संतुष्ट किया गया। 2007 में ब्राह्मण और दलित गठजोड़ उत्तर प्रदेश में बसपा की पूर्ण बहुमत की सत्ता बना चुका है। उस वक्त बसपा की सुप्रीमो मायावती ने ब्राह्मण और दलित सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला बनाया था। तब 80 से 90% ब्राह्मण बसपा के साथ जुड़ गए थे। दलितों की पार्टी कही जाने वाली बसपा में सतीश चंद्र मिश्रा को दूसरे नंबर का दर्जा दे दिया गया था। उस समय आरोप लगे कि 2009 में बीएसपी सरकार में तमाम लोगों पर SC/ST एक्ट के मुकदमे दर्ज हुए, जिससे ब्राह्मण नाराज हो गए और 2012 के विधानसभा चुनाव में वो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए और अखिलेश यादव के साथ आ गए। अखिलेश उस समय युवा चेहरा के तौर पर सामने आए थे, लेकिन 2017 में उन्होंने बीजेपी का साथ दिया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में मदद की। विधानसभा में बीजेपी के 46 ब्राह्मण विधायक जीतकर पहुंचे। यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र का पहला दिन था। सुबह विपक्ष ने प्रदर्शन किया तो सत्ता ने पलक
पक्ष ने पलटवार, लेकिन शाम ढलते ही, वो तारीख थी 11 अगस्त की, जगह थी लखनऊ का 5 स्टार होटल, और भाजपा के 36 विधायकों की बैठक हुई। इसमें सपा के बागी विधायक भी शामिल हुए। किसी ने इसे बर्थडे पार्टी बताया, तो किसी ने ये ठाकुर रामवीर सिंह की जीत का जश्न। बहरहाल होटल क्लार्क अवध में हुई बैठक को कुटुंब परिवार का नाम दिया गया। आज फिर उसी होटल क्लार्क अवध में फिर आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विधायकों का जमावाड़ा इकट्ठा हुआ, जिसमें बुलाकर प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत सम्मान किया गया। फिर उसी होटल क्लार्क में, और कौन कर रहा था नेतृत्व? कौन कर रहा था नेतृत्व? रामवीर सिंह, वही रामवीर सिंह जिन्होंने कहा कि हमारी जीत का जश्न मनाया गया था। क्यों आखिर वो विरोध में खड़े हो गए? क्यों प्रदेश अध्यक्ष के सामने अपना दुखड़ा रोया है? ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन विधायकों ने प्रदेश अध्यक्ष को अपनी समस्याओं का पिटारा खोला है। जो विधायक ने कहा, जो प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता की बात सुनेगी, प्रत्येक कार्यकर्ता की बात करेगी, लेकिन क्या इस सब से आपको एहसास हो रहा है कि कार्यकर्ताओं की बात होगी? क्या इससे आपको लग रहा है कि वास्तव में इन सब चीजों पर जो बातें की जा रही हैं, यहां कार्यकर्ताओं की बातों को दम मिलेगा? आखिर इन सब चीजों से क्या होता है? आज पूरे प्रदेश के ब्राह्मण विधायक इकट्ठे होकर यह साबित कर रहे हैं कि हमारी बात सरकार में सुनी नहीं जा रही है, इसीलिए हम सब इकट्ठे हो रहे हैं, इसीलिए हम सब अपनी बात कहने को आए हैं। भारतीय जनता पार्टी हमें पूछ नहीं रही है, हम समाज में किस तरीके से मुंह दिखाएं। समाज के लोग हमसे सवाल करते हैं, विधायक जी आप विधायक हैं, आप हमारा एक काम नहीं करा सकते, आप सांसद हैं, एक काम नहीं करा सकते, आपकी बात नहीं सुनी जाती है। ऐसे में लोग ये नसीहत देते हैं कि भाजपा की सरकार में बड़े ब्राह्मणों पर अत्याचार हुए हैं, एक ब्राह्मणों की मां बेटी जलकर मर गई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा भी उन्हें ये मिलेगा वो मिलेगा, क्या कुछ मिला? आज तक उनके परिवार की किसी ने सुध ली? इटावा में कथावाचक कांड हुआ, किसी ने उन पीड़ित ब्राह्मणों की सुध ली? कानपुर के विक्रू कांड के दौरान कई निर्दोष युवक जेल भेजे गए, क्या किसी ने सुध ली? और भी कई मामले रहे। विक्रू कांड से 2 ब्राह्मण नेताओं ने जमकर उस कांड में ब्राह्मणों का साथ दिया और दोनों बीजेपी में चले गए। एक जतिन प्रसाद जी थे, एक आचार्य प्रमोद कृष्णम थे, दोनों खुलकर बोले, दोनों बीजेपी में बड़े पद पर चले गए, एक कैबिनेट मंत्री हैं, एक अपना मंदिर बनवा रहे हैं। तो ये सब चीजें ब्राह्मणों के कंधे पर रखकर जिन्होंने बंदूक जिन ने चलाई, वो सब कामयाब हो गए। ब्रजेश पाठक बसपा में रहते हुए ब्राह्मणों के बड़े नेता माने गए, सतीश मिश्रा के बाद गिने जाते थे, बीजेपी में आ गए, मंत्री बने, डिप्टी सीएम बन गए। क्या कभी किसी ब्राह्मण का काम कराने की क्षमता रखते हैं? क्योंकि वो उनकी जब सुनी नहीं जाती सरकार में, तो वो कैसे कहें? लोग तो उनके पास जाते हैं, वो ऑफ द रिकॉर्ड कह भी देते हैं कि भैया चलती नहीं है। आखिर फिर इस सब के पीछे है कौन जिम्मेदार? जिम्मेदार हैं जो लोग, उन्हें खामियाजा उठाना पड़ेगा। अगर केंद्र ने समय रहते इस समस्या का हल नहीं किया, तो उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव पहले की तरह नहीं होगा, 2022 की तरह नहीं होगा, 2017 की तरह नहीं होगा। पंकज के सामने जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने, उनके सामने एक बड़ा समस्या का पहाड़ खड़ा हो गया है। तो लगातार अगर इन सब चीजों पर चर्चा होगी, बातचीत होगी, तो निश्चित रूप से आपको काफी कुछ बदलाव दिखेंगे। ब्राह्मणों में सरकार के प्रति नाराजगी है, ब्राह्मण अब अपना हिस्सेदारी मांग रहे हैं कि जब हम आपकी सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं, 203 विधायक में सरकार बनती है और 25% हमें है, तो हमारी इमेज कहां, हमारी वैल्यू कहां? वैल्यू है जिन जिन जातियों के 5-5, 10-10 विधायक चुन के आते हैं, 20-20 विधायक चुन के आते हैं। 3 सांसद हैं कुर्मी समाज के, आपने कुर्मी समाज से प्रदेश अध्यक्ष दे दिया। कितने सांसद हैं क्षत्रिय समाज से, आपने मुख्यमंत्री दे दिया। ब्राह्मण समाज को ना प्रदेश अध्यक्ष मिला, ना मुख्यमंत्री का पद मिला। तो ब्राह्मण समाज आपके पीछे क्यों जाए? यह सवाल ब्राह्मणों के नेता कर रहे हैं, यह सवाल ब्राह्मणों के आम वोटर कर रहा है, और यह सवाल सरकार को भारी पड़ेगा। इस समय बताएं ना कितनी कितनी संख्या किसकी है? सभी से ज्यादा अगर एक जाति के विधायक निकलेंगे तो वो ब्राह्मण होंगे।
फिर क्या उन्हें उसका वैल्यू मिली? ये बात पूछ रहे हैं सब आपस में इकट्ठे होकर, यही चर्चा हुई हो, यही बातचीत हुई है। तो ये जो नाराजगी है ये किस हद तक जाएगी अभी नहीं कहा जा सकता है। इस समय की ये सबसे बड़ी खबर है। अब उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विधायकों का जुटान हुआ है और ये बैठक लखनऊ में शुरू होकर खत्म भी हो चुकी और इस बैठक ने राजनीतिक कोहराम मचा दिया है। इस बैठक में बीजेपी समेत दूसरे पार्टियों के ब्राह्मण विधायक भी पहुंच चुके हैं। बीजेपी के कुशीनगर, जौनपुर, बांदा के ब्राह्मण विधायकों की अगुवाई में यह बैठक हो रही है। पहले ठाकुर कुटुंब का सवाल आया था, ब्राह्मण कुटुंब का सवाल आएगा और इस सवाल के बाद सरकार कैसे अपना अस्तित्व बचाएगी, यह सवाल खड़ा हो जाएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।